स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो भी बच्चे आज वीडियो पहला लेक्चर ये, ठीक है, लेक्चर 1 है, एकदम अच्छे से इनकम टैक्स को एकदम कंप्लीट करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो कॉपी कलम निकाल के बैठे और अपने कॉपी में लिखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, कब एक्ट हुआ था? 1961 में बना था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है सर, इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है? देखो, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, पहले समझेंगे फिर बाद में देखेंगे। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है? इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी डायरेक्टली जो है पर्सन से लिया जाता है, इंडिविजुअल से लिया जाता है, डायरेक्ट लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्टली हम जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे आ जाता है। मतलब आप आज मोबाइल खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, आटा खरीदते हो, सब में आप इनडायरेक्टली, आपको पता नहीं बता, आप टैक्स पे कर रहे हो, समझ रहे हो? सरकार को आप टैक्स पे कर रहे हो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि डायरेक्ट जब होगा उसे कहेंगे इनकम टैक्स। तो अभी हम जीएसटी तो पढ़ेंगे नहीं, अभी हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ेंगे। मैंने देखिए पीडीएफ मेरे पास है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी पीडीएफ है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझेंगे। तो भाई, जो बंदा टैक्स पे करता है उसको क्या कहते हैं? एसएससी, यानी हिंदी में बोले तो निर्धारित। ठीक है, जो बंदा टैक्स पे करता है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज नॉन एज एसएससी, यानी कि निर्धारित। ठीक है, सरल शब्द समझते हैं कि हम कह सकते हैं कि निर्धारित वह व्यक्ति है जो आयकर नियम अधिनियम 1961 जो धारा के अनुसार किसी भी कर या देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है या कर भुगतान करने के लिए कोई दायित्व रखता है, तो उसको हम क्या करते हैं? निर्धारित ही करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे, इंग्लिश में भी देखेंगे, पहले हिंदी में देख लेते हैं। उसकी आय के आकलन हेतु, जिसके लिए उसकी आय के आकलन हेतु अधिनियम की तरह कोई कार्रवाई की गई है, यानी उससे आय मांगा जा रहा है कि भाई इनकम दिखा, अपना इनकम। अनुसंगी लाभ, किसी अन्य व्यक्ति की आय जिसके लिए वह सुलभ माना जाता है, उसे या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को हुई कोई हानि, व्यक्ति किसी भी कर रिफंड का हकदार, यानी कि किसी भी तरह का वो रिफंड का हकदार है, तो उसको जो है हम एसएससी मानेंगे। ठीक है, यानी कर रिफंड मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स रिफंड। कभी कभी क्या होता है, आप टैक्स ज़्यादा दे देते हो, अब बंदा टैक्स ज़्यादा दे दिया तो उसको रिफंड आ जाता है इनकम टैक्स की तरफ। समझ में आया? इसी चीज़ को इंग्लिश में देखेंगे, नोट कर लो भाई, एकदम थ्योरी में क्या है, शॉर्ट नोट में पूछ लेगा एकदम। एसएससी, ठीक है, एसएससी मतलब पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, उसको क्या कहेंगे? एसएससी। द पर्सन हु इज लायबल टू पे पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट अलॉन्ग विद टैक्स, टैक्स के साथ क्या होता है? इंटरेस्ट या पेनल्टी लग जाता है जब आप, जो एक निर्धारित समय किया गया है कि इतने टाइम के अंदर यू हैव टू पे टैक्स, अब अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो आपसे पेनल्टी लेगा। यस सर। द पर्सन हु अपॉन विच प्रोसीडिंग ऑफ असेसमेंट हैव बीन स्टार्टेड, जिसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया है। द पर्सन हु डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, जिसको डिफॉल्ट माना गया, एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट कब मानेंगे? जब आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाओगे। ठीक है, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैव बीन स्टार्टेड एन अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम, एंड वही बात है कि अमाउंट ऑफ रिफंड आ रहा है तो वो बंदा एसएससी माना जाएगा, क्योंकि ही इज लेवल टू पे टैक्स, टैक्स लेवल है तभी तो उसको रिफंड आ रहा है भाई। समझ में आया? यस सर। और ये लाइन ही पढ़ो, ऑफ इज इनकम होगा, क्या होगा? ऑफ इज इनकम, इसके आगे लिख देना ऑफ इज इनकम, छूट गया है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया। इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो बोलेगा ना भाई, जो बंदा पे करता है टैक्स उसको क्या कहते हैं? एसएससी कहते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लिए, नोट कर लिया चाहिए। देखो क्या होता है, मैंने बोला ए पर्सन, मैंने क्या बोला था? ए पर्सन यानी व्यक्ति। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने बोला ए पर्सन, द पर्सन, तो भाई यहाँ पर्सन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बोला जा रहा है व्यक्ति। सर व्यक्ति का मतलब क्या है? समझ में आया? तो सिर्फ व्यक्ति ही पे करते हैं टैक्स? नहीं सर, तो व्यक्ति में क्या क्या शामिल है भाई, समझो बात को। हम कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक लेक्चर है और इससे क्वेश्चन आएगा। और सबसे बड़ा बात है बेसिक लेक्चर है तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो भाई। व्यक्ति मतलब क्या? व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति, यानी एक इंडिविजुअल। इंग्लिश मीडियम वाले मैं आप लोग को लिखा देता हूँ, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल या फिर लिख सकते हो ए पर्सन, ठीक है। आप लोग लिखिए ए पर्सन, लिखो, कॉपी कलम निकालो, जो लिखा है सब नोट करते जाओ भाई। ऐसे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ दे दूंगा। HUF लिखो, HUF हिंदू यूनाइटेड फैमिली बिजनेस है ना, HUF एक कंपनी, ठीक है। अटल व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, मतलब पर्सन ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एक अस्थाई प्राधिकरण या फिर प्रत्येक कृत्रिम न्यायिका व्यक्ति उपयुक्त किसी भी धारा के अंतर्गत नहीं आता है। तो भाई ये सब क्या है, पर्सन है, समझ में आया। मतलब पर्सन, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, इसका मतलब वहाँ से एक व्यक्ति नहीं बल्कि HUF भी एक कंपनी भी है, अटल भी है। व्यक्ति का संघ मतलब आर्टिफिशियल ऑफ व्यक्तियों का संघ मतलब हो गया इंडिविजुअल जो होते हैं ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उन्हें कहेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक एसोसिएशन है, समझ में आ गया ना। व्यक्ति मतलब क्या, नोट कर लो, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हो। HUF पर्सन, कंपनी, इंडिविजुअल पर्सन जो है इंडिविजुअल पर्सन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, समझ में आ गया। यस सर, व्यक्ति भी समझ में आ गया और हमें SSC भी समझ में आ गया। और इनकम टैक्स कब हुआ था, इनकम टैक्स कब हुआ था, 1961। कोई पूछेगा तो बोल सकते हो। पिछला वर्ष क्या होता है सर, देखो पिछला वर्ष को हम लिखते हैं प्रीवियस ईयर। पहले हिंदी में समझते हैं फिर इंग्लिश में समझेंगे। प्रीवियस ईयर होता है, एक होता है असेसमेंट ईयर। तो पहले प्रीवियस ईयर समझते हैं। प्रीवियस ईयर क्या कहते हैं, जिस ईयर में, जिस साल में जो SSC है, यानी जो बंदा है जो टैक्स पे करता है, जो SSC किसको कहते हैं, द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, जो बंदा टैक्स पे करने के लिए लायबल है। तो भाई जब आप इनकम कमाते हो जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो उसको कहते हैं पिछला वर्ष, यानी प्रीवियस ईयर। क्या कहते हैं, जिस ईयर आप इनकम को कमा रहे हो उस ईयर को क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर। समझ में आ गया, यस सर, ओके। और एक होता है असेसमेंट ईयर, जिसको AY लिखते हैं, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, जिस ईयर आप टैक्स पे करोगे, जिस ईयर, एक ईयर हुआ आप पे कमा रहे हो, एक ईयर होता है जिसमें आप टैक्स पे करोगे, उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। समझ में आया। देखो जब ईयर स्टार्ट होता है ना, प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहाँ से होता है बताता हूँ। प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 अप्रैल, मान लो अभी 2023 से लेते हैं, यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा, ख़त्म कहाँ होगा, 31 मार्च 2024। दिस इज व्हाट प्रीवियस ईयर। समझ में आया ना, कहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो ईयर है इसको फिनांशियल ईयर कहा जाता है। समझ रहे हो ना, फिनांस ईयर जानते हो ना, 1/4 से शुरू होता है अप्रैल से और फिर 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि हम इसको कैसे कहेंगे, इस साल कोई बंदा अगर पैसा कमा रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर 23-24। समझ में आया, ये 23 और ये 24 ले लिए, इसको कहेंगे प्रीवियस ईयर 23-24। इस साल बच्चा जो बंदा है पैसा कमा रहा है, तो सर जब वो पैसा पे कब करेगा, असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, इसके आगे का साल, यानी कि 23-24 अब होगा 24-25। यानी कोई बंदा 23-24 में पैसा कमा रहा है तो उसका प्रीवियस ईयर 23-24 हो गया। अब पे कब करेगा, 24-25 में, यानी नेक्स्ट ईयर में। समझ में आया, तो उसको क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई, इतना समझा दिया भाई। प्रीवियस ईयर क्या होता है, अभी 23-24 प्रीवियस ईयर चल रहा है, समझो एग्जाम्पल। आप जब वीडियो देख रहे होगे तो उस समय जो चलेगा, दिस इज व्हाट प्रीवियस ईयर, यहाँ आप पैसा कमा रहे हो। असेसमेंट ईयर क्या हुआ, जब आप पैसा इनकम टैक्स दोगे, जब आप उस पैसे पे टैक्स दोगे तो वो हुआ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, आफ्टर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर ख़त्म हुआ 23-24, तो असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा 24-25, यानी कि 1/4/24 से लेके चलेगा 31/3/25 तक। समझ में आया, समझ में आया। मतलब जिस साल पैसा कमा रहे हो वो प्रीवियस ईयर है, जिस साल उस पैसे पे टैक्स दोगे उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। समझ में आया, यस सर।
आई होप समझ में आया हो। आ जाओ आ जाओ, ये देखो आयकर कानून के अनुसार यहाँ पढ़ो, चालू वर्ष में अर्जित आय, चालू वर्ष भाई प्रीवियस ईयर मतलब क्या, फिनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है, चालू वर्ष में आय अगले वर्ष में कर योग होती है। चालू वर्ष का आय मतलब अभी इस साल हम पैसा कमा रहे हैं ना, वो अगले वर्ष में क्या होगा, कर योग मतलब टैक्स को पे करने के लिए लायबल हो जाएंगे। जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उसे पिछला वर्ष कहा जाता है। क्या बोलती पब्लिक, जिस वर्ष में आय को अर्जित कर रहे हो, कमा रहे हो, उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। सर एग्जाम्पल तो हाँ, ये देखो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। दिस इज व्हाट प्रीवियस ईयर। कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। समझ में आया। उदाहरण के लिए एक दिया है, उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 18 अर्जित की, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 17-18। समझा। 1 अप्रैल 17 से चला 31 मार्च 18 तक, तो ये जो है इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 17-18। तो अब आप बताओ इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, नहीं बोल दो ना, 17-18 इज आवर प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 18-19। क्या समझे, समझ में आया। यस सर, इतना लिख के आओगे एग्जाम में, समझ में आया कितना लिखना है, लिख दोगे ना। यस सर। आओ इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे पास। प्रीवियस ईयर क्या होता है, आ जाओ। प्रीवियस ईयर क्या होता है, इन सिंपल वर्ड, प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर इन विच इनकम इज अर्न। प्रीवियस ईयर उस ईयर को कहते हैं जिस ईयर में हम इनकम को कमाते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ बोल रहा है असेसमेंट ईयर जो है स्टार्ट होता है एज ए असेसमेंट ईयर। स्टार्ट कब होता है आपका, जो ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल हर साल, और अंत कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो नोन एज फिनेंशियल या फिर अकाउंटिंग ईयर। प्रीवियस ईयर को आप फिनेंशियल भी कर सकते हो, फिनेंशियल ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर भी कहते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में आप समझो, एक राहुल है जो ज्वाइन करता है कंपनी में 24 जून 2018 को। ठीक है, इससे पहले वो अनएम्प्लॉय था, बेरोजगार था वो, तो इससे पहले वो कमाता नहीं था, अब वो कमाएगा, तो इसका इनकम हो गया। तो अभी ये कमाएगा, तो कौन से साल ये कमाएगा, 2018-19 में ये कमाएगा। ठीक है, हुआ ना भाई। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में है, तो यानी कि 18-19 का ये इनकम है, कमा रहा है। तब ये टैक्स कब देगा, यानी असेसमेंट ईयर क्या होगा, 19-20। असेसमेंट ईयर क्या होगा, 19-20। ये देखो, ये यहाँ ज्वाइन किया ना, ये बंदा जो है यहाँ ज्वाइन किया, तो इसका इतना तक चलेगा इसका साल, यानी 18-19 इसका क्या है, प्रीवियस ईयर है, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 19-20। नेक्स्ट जस्ट बाजू वाला साल, समझ में आया, जस्ट बाजू वाला, यानी 18-19 तो 19-20। अब देखो, अगर 1/4/2019 से 31 मार्च 2020, दिस इज व्हाट प्रीवियस ईयर, तो यानी 19-20 प्रीवियस ईयर है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 20-21 क्या होगा, ये देखो 20-21। समझ में आ गया ना, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। यस। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है बता चुका हूँ, बस पढ़ लेंगे थोड़ा सा। असेसमेंट ईयर है, ये देखो असेसमेंट ईयर हिंदी मीडियम विद वर्ष, यानी फिनेंस वर्ष में, फिनेंस ईयर में के बाद, यानी फिनेंस ईयर प्रीवियस ईयर के बाद आने वाले वर्ष को असेसमेंट ईयर कहा जाता है। इसमें आप अपनी कमाई का आकलन करते हो, समझ में कितना कमाया उसका आप टैक्स निकालते हो, उस पर आपको टैक्स देना है। आप अच्छे से टैक्स का आकलन कर लेते हैं, उसके बाद ही टैक्स का भुगतान किया जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ गया ना सर। आ जाओ इंग्लिश में भी देख लेते हैं। असेसमेंट ईयर शॉर्ट नोट पूछता है भाई, शॉर्ट नोट पूछेगा इस पर। इनकम टैक्स इज इम्पोज ऑन द नेट इनकम ऑफ एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर इनकम। यही वही बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर जो इनकम कमाया उस पर जो असेसमेंट ईयर में यू हैव टू वाट, उस इनकम पे एसएससी को क्या करना है,
टैक्स देना है। समझ में आया। और फिर वही चीज़ है कि कब स्टार्ट होता है। असेसमेंट ईयर इज पीरियड, कितने असेसमेंट ईयर कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का। प्रीवियस ईयर कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिया असेसमेंट ईयर 19-20, इसका मतलब है कि कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा, एक्सपायर कब होगा, 31 मार्च 2020 को। समझ में आया। 19-20 का मतलब है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। समझ में आ गया ना। यस सर। आज इतना ही पढ़ना था भाई, बेसिक पढ़ाया हूँ, कोई ज़्यादा लोड भी नहीं दिया। आज हमने क्या सीखा, एसएससी क्या होता है, यानी कि निर्धारिती क्या होता है। फिर हमने देखा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर भी सीख लिया। और हमने पर्सन का डिफिनेशन पूछा कि व्यक्ति का मतलब क्या होता है, एचयूएफ हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो सकता है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। ये लेक्चर 1 था, देख सकते हैं, ये लेक्चर 1 है। अच्छी तरीके से पीडीएफ बना दिया आप लोग के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, रिवाइज कीजिएगा और सबको लिख लीजिएगा।